Hello guys, a very warm welcome to all of you. On today's lecture, I will be covering workability of concrete. प्रीवियस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, वो मैं पहले कवर करूँगा। और जिसने भी प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जाके वो वीडियो देखे, वरना आज का लेक्चर समझ नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो जो टॉपिक जो छूट गया था वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रीप। क्या कहता है? क्रीप इंक्रीजेज व्हेन सीमेंट कंटेंट इज हाई, वाटर सीमेंट रेशियो इज हाई, एयर एंट्रेनमेंट इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, लोडिंग occurs at an early age, loading is sustained over a long period. Also, when aggregate content is low, relative humidity is low, size और thickness of the member is small. सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट्स है, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप एंड द पॉइंट विच आर इन राइट हैंड साइड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रीप। मैंने ये सेपरेट कर दिया ताकि आप लोग को याद रहे, ये 3 पॉइंट याद रह जाएगा। दीज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो साइड बाय साइड ये भी याद हो रह जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है? इट इज़ एन इलास्टिक कांस्टेंट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain under uniform axial stress। ठीक है, तो ये समझने के लिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू lateral strain by longitudinal strain। व्हाट इज स्ट्रेन? ये स्ट्रेन आप लोग को तो पता ही है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब मान लो एक मेंबर है, ये एक मेरा मेंबर है, इसका ओरिजिनल लेंथ L0 और डायमीटर जो है D0, इनिशियल डायमीटर। तो अगर आप इसमें टेंशन अप्लाई करोगे एट बोथ एंड्स तो क्या हो जाएगा? ये मेंबर कुछ इस तरह का डिफॉर्म होगा, है ना? लेंथ वाइज इंक्रीज होगा और डायमीटर वाइज लैटरल वाइज डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे मान लो जो लेंथ चेंज हुआ है वो मैं मान लेता हूँ कि डेल एल चेंज हुआ है, और यहाँ पे लैटरली डेल डी चेंज हुआ है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है? लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन कितना हुआ है? लैटरल स्ट्रेन डेल डी बाय डी नॉट बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डेल एल बाय एल नॉट। ये है मेरा पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, चलो अब रेंजेस of Poisson's ratio varies between 0.1 to 0.3 and a value of about 0.2 is usually considered for design purpose। ओके, अब चलते आज का टॉपिक पे जो है वर्केबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्केबिलिटी of concrete। What is workability of concrete? मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वर्केबिलिटी इज
defined as that property of freshly mixed concrete which determines the ease and homogeneity with which it can be mixed, placed, compacted and finished. क्लियर? अब इन शॉर्ट तुम बोल सकते हो इट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क टू फुल्ली कंपैक्शन. ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है मेनली. तो पहला फैक्टर क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो. क्या होगा? अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तुम्हारा वर्केबिलिटी भी बढ़ेगा. अगर वर्केबिलिटी बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेंथ घटेगा. अब हम लोग तो ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी कंक्रीट का स्ट्रेंथ घट जाए, लेकिन हम लोग ये भी चाहेंगे कि मेरा जो कंक्रीट है वो वर्केबल हो. तो हम लोग क्या करेंगे? इन सच केस वी विल यूज प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर. राइट? चलो, आई होप ये क्लियर समझ में आ गया. सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ एग्रीगेट्स. साइज ऑफ एग्रीगेट्स में क्या होता है? फॉर फाइन एग्रीगेट्स वर्केबिलिटी डिक्रीज होता है, एंड फॉर कोर्स एग्रीगेट सॉरी एंड फॉर कोर्स एग्रीगेट वर्केबिलिटी इंक्रीज होता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फॉर फाइन एग्रीगेट्स में क्या होता है कि सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण मुझे ज़्यादा वाटर चाहिए. तो अगर इसका मतलब क्या, मुझे वाटर चाहिए वर्केबल करने के लिए. इसका मतलब क्या, अगर फाइन एग्रीगेट्स होगा तो मेरा वर्केबल लो है, इसीलिए डब्ल्यू डिक्रीजेस, मतलब वर्केबिलिटी लो हो जाता है. और अपोजिट केस फॉर कोर्स एग्रीगेट वर्केबिलिटी हाई होता है. नेक्स्ट फैक्टर है शेप ऑफ एग्रीगेट्स. शेप अगर एंगुलर है तो क्या होगा? वर्केबिलिटी घट जाएगा. अगर राउंडेड शेप है तो आपका वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा. ये क्यों? एंगुलर अगर होता है तो पानी ज़्यादा लगता है, तो पानी वर्केबल करने के लिए पानी हम लोग ज़्यादा डालते हैं. इसका मतलब कि अगर एंगुलर होगा तो वो वर्केबिलिटी लो होता है, इसीलिए तो हम लोग पानी देते हैं वर्केबल करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर इज सीमेंट कंटेंट. अगर सीमेंट कंटेंट इंक्रीज होता है तब आपका वर्केबिलिटी घटेगा.
ठीक है, ये 4 याद रह जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी। चलो, 2 टेस्ट होता है, 2 टेस्ट नहीं, एक्चुअली 3 टेस्ट होता है, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है फील्ड टेस्ट, दूसरा लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट क्या, कौन सा टेस्ट करते हैं? फील्ड टेस्ट में सबसे कॉमन टेस्ट है वो है स्लम्प टेस्ट, और लेबोरेटरी टेस्ट में 2 टेस्ट होता है। एक होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, और दूसरा है वीबी टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्लम्प टेस्ट स्टार्ट करते हैं, समझते हैं स्लम्प टेस्ट क्या है। ठीक है, स्लम्प टेस्ट आप लोग किए होंगे। कुछ इस तरह का एक कोनिकल फ्रस्टम रहता है, इस तरह का। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, सो थोड़ा बियर कर लो। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। मतलब बहुत एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं कि स्लम्प कोन टेस्ट का जो कोन का डायमेंशन कितना है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऊपर वाला डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, नीचे वाला जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है, वो आपका 30 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब हम लोग ये टेस्ट करते कैसे हैं? हम लोग ये कंक्रीट ये ऊपर से पोर करते हैं, कंक्रीट पोर करते हैं 3 लेयर्स में। पहला लेयर पोर किया, पोर करने के बाद टैम्पिंग रॉड से टैम्परिंग करते हैं हम लोग। कितना टाइम्स? 25 टाइम्स टैम्परिंग लेयर 1 में। दूसरा लेयर में भी 25 टाइम्स, तीसरे लेयर में भी 25 टाइम्स टैम्परिंग करते हैं। और ये 3 लेयर्स में हम लोग कंक्रीट पोर करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो कोन है इसको हम लोग ऊपर खींचते हैं, इसको उठा देते हैं। अगर जब उठाएंगे तो मेरा कुछ इस तरह का जो कंक्रीट का जो फ्रस्टम है बन सकता है। किस तरह का? चार्ट टाइप का बन सकता है, जैसे कि कुछ इस तरह का बन सकता है। ठीक है, दूसरा इस तरह का भी बन सकता है, तीसरा कुछ इस तरह का भी बन सकता है, और चौथा कोलैप्स हो जाएगा, इस तरह का भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं नो स्लम्प, इसको कहते हैं ट्रू स्लम्प, इसको कहते हैं शियर स्लम्प, और इसको कोलैप्स स्लम्प। अब ये जो हाइट है, इस हाइट को हम लोग बोलते हैं
ये वाला जो हाइट है इसको कहते हैं स्लम्प। क्लियर। अब देखो, अगर मेरा स्लम्प बढ़ेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वर्केबिलिटी भी बढ़ेगा। तब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि वर्केबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लम्प वैल्यू, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इतना ही स्लम्प टेस्ट के लिए। नेक्स्ट जो है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, एक मिनट। ओके, चलो, आप लोगों ने किया होगा सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर में, कॉलेज में ये जो एपरेटस है, एपरेटस का नाम है हॉपर्स एपरेटस। हॉपर्स एपरेटस कुछ इस तरह का है। ये ऊपर में एक कोन रहता है, इसको कहते हैं अपर हॉपर, और इसका नीचे एक दूसरा कोन रहता है, वो है लोअर हॉपर, और इसका नीचे एक कंटेनर रहता है। ठीक है, अब डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से कंक्रीट पोर करते हैं। कंक्रीट पोर करने से क्या होगा, यहाँ इस अपर हॉपर से निकलेगा दूसरा हॉपर में, दूसरा हॉपर से निकलेगा कंटेनर में। तो अपर हॉपर से जब निकलेगा थोड़ा कुछ कॉम्पैक्शन होगा, फिर दूसरा में से जब निकलेगा थोड़ा सा कॉम्पैक्शन होगा, फिर जाकर इस कंटेनर में गिरेगा। तो ये अब इस कंटेनर को हम लोग वेट करना है। तो ये जो वेट होगा, ये क्या वेट है, ये पार्शियल मैंने पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। ये हो जब वेट करेंगे, ये वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इसको मैं मान लेता हूँ, इसको एक नाम देता हूँ, मतलब जब वेट करने के बाद इसको ये WP, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब दूसरा कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर लोगे और उसमें कंक्रीट पोर करोगे, फिर वाइब्रेटर से इसको कॉम्पैक्ट करोगे। तो ये जब वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट करोगे तो ये फुली कॉम्पैक्शन होगा। तो तब वेट करोगे, तो वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट हम लोग कब करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, इट इज डन फॉर concrete with very low degree of वर्केबिलिटी। जब कंक्रीट का बहुत ही लो वर्केबिलिटी होगा, तभी हम लोग ये टेस्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। दूसरा चीज़ जो याद रखना है, हम लोग इस टेस्ट से कॉम्पैक्शन फैक्टर निकालते हैं। कॉम्पैक्शन फैक्टर CF इज इक्वल टू, क्या कहता है, CF इज इक्वल टू वेट ऑफ partially
compacted concrete to weight of fully compacted concrete. क्लियर? अब यहाँ से सी एफ में बोल सकता हूँ कि सी एफ इज डब्ल्यू पी बाई, इसका मैं एक नोटेशन दे देता हूँ, वो है डब्ल्यू एफ, फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट. डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू एफ विल बिकम माई कॉम्पैक्शन फैक्टर. क्लियर? अब देखोगे अगर सी एफ इंक्रीज होता है तब मेरा वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होगा. तो मैं कह सकता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एफ. रिकमेंडेड वैल्यू है कुछ, आइस कोड रिकमेंडेशन है. रिकमेंडेड वैल्यू है 0.75 टू 0.8. ठीक है? ठीक है, बस इतना ही कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए. नेक्स्ट टेस्ट जो है वीबी टेस्ट. वीबी टेस्ट. अब इस टेस्ट में क्या होता है? और ये टेस्ट कब करते हैं हम लोग? सबसे पहले ये जान लेते हैं. इट इज डन फॉर concrete with very high degree of workability. क्लियर? अब इस टेस्ट में हम लोग करते क्या है? इस टेस्ट में हम लोग टाइम रिकॉर्ड करते हैं. वी रिकॉर्ड टाइम. कौन सा टाइम? मैं थोड़ा समझाता हूँ. इसका जो सेटअप है, इसका जो apparatus है, बस मैं थोड़ा सा स्केच बना देता हूँ. एक टेबल रहता है, वाइब्रेशन टेबल. एक वाइब्रेशन टेबल होता है. वाइब्रेशन टेबल के ऊपर कोनिकल फ्रस्टम रहता है, कुछ इस तरह. ठीक है? और ये जो टेबल है वाइब्रेशन टेबल है. ठीक है. अब हम लोग इस कोन में कंक्रीट पोर करेंगे. कंक्रीट जब पोर करेंगे, ये 4 लेयर्स में पोर करेंगे. 4 लेयर्स. स्लम टेस्ट में 3 लेयर्स में था और ये है 4 लेयर्स में. 25 टाइम्स टैंपिंग. ठीक है? उसके बाद वी विल अलाउ टू वाइब्रेट दिस टेबल. जब ये टेबल वाइब्रेट होगा तो ये जो कंक्रीट का जो फ्रस्टम है ये फ्लैट हो जाएगा. तो वही टाइम मतलब हम लोग को रिकॉर्ड करना है कि कितना टाइम में वो फ्लैट हो रहा है. टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कोनिकल फ्रस्टम concrete to फ्लैट सरफेस. ये टाइम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. अब देखो, अगर वर्केबिलिटी हाई होगा तो तुम्हारा वीवी टाइम
जनरली फ्लैट होने में कम टाइम लगेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्केबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीवी टाइम, राइट। अब एक टेबल मैंने आप लोग के सामने दे रहा हूँ, ये देखो, ये टेबल आपको याद रखना है। मेनली ये तीन टेबल क्या है, देखो, वर्केबिलिटी डिस्क्रिप्शन, स्लम्प इन mm, कॉम्पैक्शन फैक्टर, वीवी टाइम इन सेकेंड। वेरी स्टीफ प्लास्टिक फ्लोइंग। वेरी स्टीफ के लिए कोई स्लम्प का वैल्यू नील है, स्टीफ के लिए 0 to 25, स्टीफ प्लास्टिक के लिए 25 to 50, प्लास्टिक के लिए 75 to 100 और फ्लोइंग के लिए 150 to 175। कॉम्पैक्शन फैक्टर भी सिमिलरली 0.7, 0.75, 0.85, 0.9, 0.95 और वीवी टेस्ट 18 to 10, 10 to 5, 5 to 3, 3 to 0 नील। सेकेंडली रिकमेंडेड स्लम्प ऑफ कंक्रीट, ये भी याद रखना है, ये तीनों याद रखना है। अब क्लियर है। कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन कितना स्लम्प चाहिए, 20 to 40 mm, ये एक बार पूछा था MCQ में। नेक्स्ट जो है बीम, स्लैब्स एंड कॉलम्स के लिए 50 to 100 mm और मास कंक्रीट के लिए 25 to 50 mm, ठीक है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज स्टेट PSC, SSC, JEE एंड गेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, गुड बाय।